अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ एंग्री बर्ड का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, बल्कि प्यार से अच्छे वर्ड्स में बता दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मेरे साथ रहा करो ना आप लोग, तो फिर सब्सक्राइब करके पता नहीं कहाँ इधर उधर घूम हो जाते हो। ऐसे नहीं किया करो। तो चलें हमारी स्टोरी के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट स्टोरी मैंने आपको बोला था ना कि जब आप बोलेंगे मैं तब से शेयर करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी आप लोग तो बिज़ी होंगे। तो जब आप फ्री होंगे आप मुझे बता देना, फिर हम तब से हमारे लिटिल ट्विंस को ही स्टार्ट कर देंगे। तो चलें, बहुत बातें होंगी, स्टोरी की तरफ चलते हैं। जहाँ पे हमारा 19 साल का वेवशान अपने 39 ईयर्स के वांगजी के नीचे बस अपनी पनिशमेंट ही भुगत रहा था। और वांगजी ने तो उसे बिल्कुल ही बख्शा नहीं था। उसकी हिम्मत भी कैसी हुई थी उसे बुढ़ा कहने की, और वो बार बार उसे बुढ़ा बोले ही जा रहा था। और वांगजी की तो जैसे गैरत ही जाग गई थी, और अब वो जब से जागी हुई थी सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो शान का बुरा ही हाल हो चुका था। आप सच में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर हो, मैं बिल्कुल भी आपको माफ़ नहीं करूँगा। अभी तो आप कैसे कह रहे थे कुछ नहीं करोगे कुछ नहीं करोगे, और जब करने की बारी आई है तो आप रुक ही नहीं रहे। ये तो वही बात होगी ना, एक मुर्दा बोले ना और कभी फिर कफन ही फाड़ना शुरू कर दे, और आप तो मुझे चीर फाड़ रहे हो। वही वो शान की टार टार फिर से चालू हो चुकी थी। और वांगजी जो कि वाइल्ड तो था ही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसका ख्याल भी रख रहा था, वो उसे हर्ट नहीं कर रहा था। और तभी उसकी रुकी हुई ज़ुबान फिर से कैंची की तरह चलना शुरू हो गई थी। अच्छा, तो तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए थी क्या? वांगजी जो क्या उसे किस कर रहा था, उसने एकदम से बोला था, हाँ हेल्प चाहिए थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हेल्प हो रही है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बीमार हूँ, चले साइड हो जाएं, सोने दे मुझे, बहुत हो गई हेल्प। थैंक यू, बच्चों के आने के लिए इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा नहीं चाहिए, नहीं तो ज़्यादा ही बच्चे आ जाएंगे, और एक साथ इतने सारे बच्चे मैं संभाल नहीं सकता। चलो बुढ़े हस्बैंड साइड हो जाओ। ये वो शान तो बहुत ज़्यादा ही खुश था। फाइनली वांगजी ने उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लिया था, चाहे गुस्से में से ही या फिर जैसे भी, लेकिन कर तो लिया था ना, और उसके लिए इतना ही बहुत था। हाँ, वो सच जानता है, वो सच जानता है कि उस रात क्या ही हुआ था, कैसे वैन चाओ आ गया था और उसे किसने बुलाया था, वो सब जानता है। लेकिन वो वांगजी को सच नहीं बता सकता। वो वांगजी को सच बता के अपनी मामा को उसकी नज़रों में नहीं गिरा सकता। मामा ने उसे उसी दिन बता दिया था जब वो वापस आया था, और उसे कितना ज़्यादा दुख हुआ था। वो बीमार थी, वो उससे माफ़ी मांग रही थी। वो नहीं जानती थी क्या वो अपनी बीमारी से सर्वाइव कर भी पाएंगी कि नहीं, और इसी बात ने तो उन्हें सच बोलने पे मजबूर कर दिया था। उनके दिल में कितना ज़्यादा बोझ था। उन्होंने उस शान के साथ अच्छा नहीं किया था, ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो उस रात बच गया था। हाँ, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो अपने मेड से, अपने हस्बैंड से एन अपनी शादी वाले दिन ही दूर हो गया था। उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस था, और उस शान ने फिर उन्हें माफ़ भी कर दिया था। हाँ, माफ़ तो करना ही था उसे। वो किसी को अपनी वजह से रोता हुआ या दुख में नहीं दे सकता था, चाहे वो कितना ही ज़्यादा एंग्री होने वाला हो या कितना ही ज़्यादा नखरे करने वाला हो। लेकिन उसका दिल तो किसी चिड़िया के बच्चे की तरह ही था, जो कि बस किसी को भी दुख में नहीं दे सकता था। और वो तो उसकी मामा थी, जिसे उसने हमेशा अपनी माँ ही समझा था, और अपनी असल माँ को खोने के बाद तो वही उसके लिए माँ थी। जैसे भी थी उसकी माँ थी, और वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता था। और अब जब वांगजी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा था, तो वो शान को उम्मीद थी कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा, वो उस पर एतबार कर लेगा कि उनके प्यार में बहुत ताकत होती है। शायद वांगजी भी जल्दी सबको एक्सेप्ट कर लेगा, वो उससे कहना छोड़ देगा सब कुछ। और वांगजी जो कि अब साइड ही हो चुका था, वो अब चुप करके सो गया था, और वो शान जो बस उसे देख ही रहा था। उसका बुढ़ा हस्बैंड, बस थोड़ा सा चढ़ाओ और काम निकलवा लो। वो अब स्माइल कर रहा था, और फिर उसने वांगजी को आग कर लिया था।
और अब वो बस सोने ही वाला था, लेकिन वांगजी की तो फिर से ही आँख खुल गई। ए विशु। हाँ बोलो, क्या है बुड्ढे हस्बैंड? मुझे नींद नहीं आ रही, एक और बार करें क्या? क्या? बस भी करो। मैं मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा जवान हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हूँ ना, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। सो प्लीज़ मुझे माफ़ करो। हाँ माफ़ कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो तुम्हें अपनी पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी ना, मुझे बुढ़ा बोलने के लिए। वांगजी एक बार फिर से मूड में आ चुका था, और अब वो शियान का सोना तो कैंसिल ही हो चुका था, और फिर बाकी रात भी उसने बस रिक्वेस्ट करते हुए और सोने की इजाज़त मांगते हुए गुजारी थी, लेकिन वांगजी ने उसे बिल्कुल भी सोने नहीं दिया। ना ही वो खुद सोया था। ये तो वही बात हो गई ना, ना खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे। और सुबह हो चुकी थी और 12 बजे तक उनके कमरे से कोई टू टैं की आवाज़ ही नहीं आई थी, और सब घर वाले तो बस वेट ही कर रहे थे। और बड़े पापा को फिक्र हो रही थी कहीं वांगजी ने गुस्से में आके वो शियान को कुछ कर ही ना दिया हो। वो क्यों ही नहीं निकल रहे थे रूम से बाहर, और वो बेचारा बीमार तो था। सब फिक्र कर रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि दरवाज़ा नॉक कर दे, क्योंकि अंदर जो एक बुढ़ा और एक जवान एंग्री बर्ड्स थे, वो तो बस अपनी चूंच और पंजे चलाने के लिए हमेशा ही रेडी थे। बात बात पे तो बस काट खाने को ही तोड़ते थे आजकल वो दोनों। और फाइनली 12:30 बजे के करीब वांगजी अपने रूम से ही निकला था, और वो सब उसकी तरफ बस मुंह उठा के देख रहे थे। क्या है? क्या मैंने क्या कर दिया? बताएं मुझे, क्या देख रहे हैं आप मुझे? तुम 12:30 बजे उठे हो, और तुम वैसे 5 बजे उठ जाते हो। हाँ तो शादी नहीं हुई मेरी क्या? और सब नॉर्मल नहीं रहता? जिस अब नॉर्मल से बंदे को आपने मेरी लाइफ में शामिल कर दिया है, उसके बाद आप उम्मीद भी कैसे रख सकते हैं कि मेरी लाइफ नॉर्मल रहेगी? सो आप ये सब देखने के लिए रेडी रहें, और अगर कुछ सुना है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक्सक्यूज़ मी, मुझे रेडी होना है। वो बाहर निकल चुका था, और हाँ वो सारे उसकी तरफ ही देख रहे थे। कितना ही ज़्यादा फॉर्मल हो रहा था। और फिर 2 बजे के करीब वो शियान भी बस बाहर निकल चुका था, और वो कितना ज़्यादा ही ब्लश कर रहा था और शर्माए जा रहा था, और सब उसकी तरफ देख के खुश भी हो रहे थे कि फाइनली वो शियान की टेंशन कुछ कम हो गई थी, और शायद वांगजी ने उसे एक्सेप्ट कर ही लिया था। और अभी 3 ही बजने वाले थे जब वो ब्रेकफास्ट खा रहे थे। हाँ उनका नाश्ता 3 बजे ही हुआ था ना, जब उठेंगे तभी खाएंगे। और तभी विशु के पापा उसे बुलाने आ गए थे, क्योंकि मामा की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी और उसे कितना ज़्यादा याद कर रही थी। और वो बस वहीं खाना छोड़ के भाग ही गया था उनके पास। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, और वो उससे फिर से माफ़ी मांग रही थी। और उसने बोला, मामा बस बहुत हो गया, मैंने बोला ना आपको कोई भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, जो होना था हो गया है, और मैंने आपको माफ़ कर दिया। प्लीज़ मुझे बार बार सॉरी बोल के शर्मिंदा ना किया करें। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत जा सकती थी, और तुम्हारा हस्बैंड वो भी तो तुम्हें शक की नज़र से देखता है। शायद वो तुम्हें कभी पूरे तरह दिल से एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। इट्स ओके मामा, वो बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, और वो ज़रूर मुझे एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी चीज़ प्यार से बढ़ के नहीं होती। वो मुझसे प्यार करते हैं, और अगर वो मेरे साथ सिंसियर नहीं होते या मुझे प्यार नहीं करते होते, तो वो इतने साल मेरा इंतज़ार नहीं करते। उन्होंने मेरा इंतज़ार किया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी और को शामिल भी नहीं किया। तो इससे क्या ही पता चलता है कि वो बस मेरे हैं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार भी तो हो ही जाती है। और वो मेरे बारे में पॉसेसिव है, मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। बस यही बात है, और वो जल्दी सही हो जाएंगे। तुम उसे बता दो ना कि मैंने ये सब किया है। तुम उसकी नज़र में ऐसे कब तक गुनहगार बन के रहोगे? नहीं मामा, मैं खुद को अच्छा बनाने के लिए आपको बुरा नहीं बना सकता। जो होना था हो गया, और आप परेशान ना हो। मैंने सैमी भैया से बात कर ली है, आपकी बहुत जल्द टिकट हो जाएंगी। वीज़ा आपका हो चुका है, और हम पास नेक्स्ट वीक ही जा रहे हैं। मैं आपका अच्छे से इलाज कराऊंगा। और हाँ, पापा को भी काम करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, वो ड्राइविंग नहीं करेंगे। मैंने सोच ली है, मैं बहुत जल्द उनको भैया के पास भेज दूँगा। वो वहाँ पे जॉब करेंगे, और आप भी वहीं पे रहेंगी। आपको यहाँ नहीं रहना पड़ेगा, सर्वेंट पहन के बिल्कुल नहीं। बहुत आप लोगों ने दुख देख लिया, लेकिन आप नहीं। आपका बेटा अब इतना भी कमज़ोर नहीं है कि वो आप दोनों को कोई खुशी ना दे सके। वो बोल रहा था, और
यूँ बस उसकी तरफ देख रही थी। ये वही लड़का था जो कितना ज़्यादा इर्रिस्पॉन्सिबल और कितना ज़्यादा इमेच्योर था, जिसे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन इन 3 सालों में वो कितना ज़्यादा समझदार हो चुका था और जिसने उनकी सच्चाई जानने के बाद भी उन्हें माफ़ ही कर दिया था। हाँ, शायद वो तो उसकी माँ नहीं बन पाई थी, लेकिन वो तो उनका ज़रूर बेटा बन चुका था। वो बस अब आँखों में आँसू लिए उसे थैंक्स बोल रही थी और दरवाजे पर खड़ा वांजी जैसे खुद ब खुद अपनी ही नज़रों में गिर गया था। वो छोटू सा विशु जो कि इतना पागल, इतना बेवकूफ़, इतना इमेच्योर था, आज उसके आगे कितना ही ऊंचा हो गया था। और वो जो कि कितना ज़्यादा समझदार, अक्लमंद था, वो उसे कभी समझ ही नहीं पाया। उसने हमेशा उसे गलत ही समझा था, कभी उसे पागल समझा था, कभी उसे लूज़ करैक्टर का समझा था। और उसने कैसे ही एकदम से सिर्फ एक रात को लेकर उसके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम ही लगा दिया था। ये उसकी ज़िम्मेदारी थी ना, वो उसका मेड था कि वो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता, उसे सबसे बचा के रखता। लेकिन उसने क्या किया, उसने बस कानों का कच्चा और आंखों का अंधा होके ही सब देखे पे यकीन कर लिया था। वो शियान को तो बस टाइम ही नहीं दिया था और ना ही वो शियान ने। हाँ, वो छोटा था, मैच्योर था, लेकिन वांगजी ने तो उससे बिल्कुल मौका नहीं दिया था। बस उसके ऊपर इल्ज़ाम ही लगा दिया था और बाद में भी उससे बात करना ज़रूरी नहीं समझा। और आज वांगजी को अफसोस हो रहा था, वो कैसे अपने शक में इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया था कि उसने खुद को ही नहीं बल्कि वो शियान को भी इतना ज़्यादा दुख दे दिया था। वो अब मज़ीद वहाँ पे खड़ा नहीं रह सकता था। वो बस दबे पाँव जैसे आया था वैसे ही अपने रूम में जा चुका था। आज वो ऑफिस नहीं जाएगा, उसका कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। वो बस रूम में आके बैठ गया था। थोड़ी देर बाद वो शियान भी आ गया था और वो फिर से कैसे नॉर्मल हो गया था। वो तो वैसे हंस हंस के उससे बातें करने लगा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वांगजी बस उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था, सर झुकाए हुए। क्या हुआ बुड्ढे हस्बैंड, इतना भी क्या कर दिया तुमने जो ऐसे थक ही पड़ गए हो? क्या तुम्हारी सारी पावर ख़त्म हो गई? वो उससे चेयर अप करने के लिए, उसका मूड अच्छा करने के लिए उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन वांगजी कुछ नहीं बोला। और अब वो शियान भी चुप हो गया था। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? आपको बुरा लगा अंकल? आई मीन वांगजी। वो बस उसके पास ही बैठ गया था और वांगजी पास आप चुपचाप सर झुकाए बैठा हुआ था। वो शियान को बहुत अजीब लग रहा था। ये वांगजी इतना चुपचाप क्यों है, वो बोल क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? वो उसके सामने ही बैठ गया था और अब उसका फेस ऊपर करके उसे देख रहा था और वांगजी की आंखों में आंसू थे। अरे बुढ़े हस्बैंड, क्यों रोए जा रहे हो, क्या हो गया? अच्छा ठीक है ना, नहीं बुढ़ा बोलूँगा, अब इसमें रोने की क्या बात है? अच्छा, आई एम सॉरी, अब आप नाराज़ तो नहीं हो ना? आई एम सॉरी, देखो मैं नहीं बोलूँगा ना, प्लीज़ रोना तो बंद करो ना। आई एम सॉरी विशु, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। क्या हो गया? क्या बुरा किया आपने? मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा किया है, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सेल्फिश हूँ और मैं हमेशा तुम्हें इमेच्योर कहता था, मैं तुम्हें पागल समझता था, लेकिन असल में मैं ही सबसे बड़ा पागल हूँ, मैं ही लूज़र हूँ, जो मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें खो ही दिया था। वो तो बस हमारी किस्मत में था और खुदा को हमारा मिलना मंजूर था, आप मिल गए, लेकिन मैंने तो तुम्हें खोने में और उससे दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तुम पे इल्ज़ाम लगाया, तुम्हें बार बार डांटा, तुम्हारी इंसल्ट की और तुम चुपचाप बस सब सुनते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वांगजी, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ठीक हूँ और आप प्लीज़ मुझे सॉरी नहीं बोलो, आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। तुम तुम ज़्यादा अच्छे हो। मैंने हमेशा तुम्हारा फ़ायदा उठाया था जब तुम छोटे थे। तुम मासूम थे, तुम्हें पता नहीं था और बाद में मैंने तुम्हारे साथ और ज़्यादा गलत किया था। मैंने तुम्हें समझने की बजाय बस तुम पे शक करने शुरू कर दिया था। मैं क्यों भूल गया था कि तुम बचपन से मेरे सामने पले-बड़े हो। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तुम इतना गिर नहीं सकते। मैंने बस एक रात को बुनियाद बना के तुम पे कितना इल्ज़ाम लगाया था। मुझे माफ़ कर दो वीशु, मैं बहुत बुरा हूँ। वांगजी जो कि अब रोए जा रहा था और वो शियान की आंखों में भी आंसू आ गए। आप बस भी करो बुढ़े हस्बैंड, कितना रुलाओगे?
एक तो मामा ने रुला दिया है, ऊपर से तुम रुलाए जा रहे हो। रात को क्या काम रुलाया था, इतना मुझे पेन दिया था और आप फिर से शुरू हो गए। देखो अब मैं तुम्हें बनाने के लिए डिंग डोंग नहीं करने दूंगा। उसने फिर बोला था। वांग जी की बात हंसी निकल गई। तुम सच में बहुत अच्छे और बहुत क्यूट हो। मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में हो। तुम्हारे जैसा अच्छा और क्यूट लाइफ पार्टनर हर किसी को नहीं मिलता। लव यू विशु। और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा तुम्हारी मामा की नज़रों में। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोलूँगा अब। वो तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सच में तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। हाँ हाँ ठीक है, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिसलने वाला नहीं हूँ। मुझे पता है जब हस्बैंड ज़्यादा ही तारीफ़ करे तो इसका क्या ही मतलब होता है। तो अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, आप चुप हो जाओ और मुझे ज़्यादा तंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ठीक हो गया, हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात नहीं करेंगे। आपका शक दूर हो गया, आपने मुझे दिल से एक्सेप्ट कर लिया, मेरे लिए यही बहुत है। और मैं बार बार अपने हस्बैंड को सॉरी नहीं बोलने दूंगा। बस बहुत हो गया। खबरदार जो मेरे हस्बैंड को और ज़्यादा रुलाया हो तो मारूंगा मैं आपको, आप नहीं तो। वो शियान अब एकदम से खुश हो गया था। उसकी लाइफ का जितना भी दुख था कम हो गया था, यानी कि ख़त्म ही हो गया था। वांग जी अब उसके साथ ठीक था। मामा जो कि अब जल्दी ठीक हो जाएंगी और वो भी तो अब दिल से शर्मिंदा थी और वो शियान को अब दिल से ही उन्होंने अपना बेटा एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ वो बड़ी हो के जो नहीं कर पाई वो उस छोटे लड़के ने कर दिया था। उनके दिल में अपनी जगह बना ही ली थी। और वांग जी अब फिर से शरारती नज़रों से विशु की तरफ देख रहा था। अब क्या है, माफ़ कर दिया ना? कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही सोच रहा था। क्या तुम्हें फिर से कोई बीमारी नहीं हो गई होगी? कौन सी बीमारी? मुझे कौन सी बीमारी थी? अरे तुम्हें याद नहीं है क्या? 3 साल पहले तुम्हें कितनी खतरनाक बीमारी हो गई थी। कौन सी बीमारी? अरे प्यार की कमी वाली बीमारी, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर से वाइट ब्लड ही आना शुरू हो गया था। और अब तो 3 साल ही हो गए हैं। मैं तो सोच रहा हूँ तुम्हारे अंदर प्यार की तो बहुत ज़्यादा ही कमी हो गई होगी। और पता नहीं तुम्हारा तो कितना ही ब्लड लॉस हो चुका होगा। तो मैं सोच रहा था क्यों ना तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर दी जाए। नो नो थैंक यू, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आप वैसे भी हार्ट पेशेंट हैं और पहले भी मैंने बहुत मुश्किल से आपके हार्ट को पंप किया था। आपकी तो सांस ही रुकने वाली थी जिसे मैंने बहाल कर दिया था। तो अब आप क्या ही मेरा इलाज करेंगे जबकि आप खुद हार्ट पेशेंट हो? हाँ हार्ट पेशेंट तो हूँ मैं, लेकिन इस पेशेंट को तुम्हारे अलावा और कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। हाय मेरा दिल फिर से रुकना शुरू हो गया है। कुछ करो, क्या करूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। वांग जी का ड्रामा फिर से शुरू हो चुका था। वो दोबारा से अब पुराने वाला वांग जी बन चुका था जो कि ठरकी और एकदम फ्लर्ट था अपने विशु के लिए। हाँ क्या हो गया अंकल आपको? क्या सच में फिर से हार्ट अटैक आना शुरू हो गया? हाँ बहुत ज़्यादा बड़ा अटैक आ रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मुझे बचा लो मेरी जान, मैं नहीं तो मरने वाला हूँ। वहाँ जी एकदम से ऐसे बेड पे गिर गया था। नौशियान अब उसको आर्टिफिशियल ब्रेथ ही दे रहा था अपने वाले तरीके में। और फिर वांग जी ने वशियान को अपने नीचे गाड़ लिया था। ओहो चलो अब थोड़ा तुम्हारे प्यार की बीमारी का इलाज भी कर लेते हैं जो तुम्हें कमी हो गई थी। कितने ज़्यादा वीक हो गए हो तुम। 3 साल में तुम्हें कितना काम ही प्यार मिला होगा और तुम्हारा भाई तुम्हें वो प्यार तो नहीं दे सकता ना जो मैं दे सकता हूँ। चलो तुम्हारी भी कमी पूरी करते हैं, बहुत कमी हो गया तुम्हें प्यार की। ओह नो मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना और ना ही कोई मेडिसिन लेनी है। प्लीज़ प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और वैसे भी मैंने देख लिया है आपका इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। वो उस क्या नाम था उसका, हाँ पीटर की वो दिखाई हुई मूवी के वो जो अंदर मॉन्स्टर था ना, उससे भी बहुत बड़ा। नो मैं छोटा सा बच्चा है, उससे पेयर नहीं काट सकता। प्लीज़ मुझे किसी इलाज की ज़रूरत नहीं है। विशु को सब रात वाली बातें याद आ रही थी। अरे कुछ नहीं होता, वैसे भी जितना इंजेक्शन तुम्हें लगेगा तुम्हारी प्यार की कमी उतनी पूरी होगी। और तुम्हें छोटे बच्चे नहीं चाहिए क्या? वो तो रात को मेरे भी ख्वाब में आ गए थे। अरे झूठे हो आप सोए कब थे जो आपके ख्वाब में आएंगे? अरे दिन को सोया था ना, वो दिन को आ गए थे। उन्होंने बोला पापा देखो हमारी मामा चाहे जो मर्ज़ी बोलें जो मर्ज़ी करें, आपने उनकी कोई बात नहीं माननी। और हम तो उनके ख्वाबों में आ आके थक गए, लेकिन वो तो हमें दुनिया में ला ही नहीं रहे। तो पापा आप ही कुछ करो। तो अब मैं अपने बच्चों की बात मानने वाला हूँ, उन्हें दुनिया में लाने वाला हूँ। बेचारे कब से तुम्हारे पेट में इधर उधर घूम ही रहे होंगे। नो प्लीज़ नो,
Oh yes, please, yes. Let me do. Please don't do this. No, I am going to do this. और वांगजी ने जैसे फिर से मुशियान का वो अपने कब्जे में काट लिया था, और मुशियान जो कि दिन के 4 बजे ये अजीब अजीब अंदाज से बाज शोर मचाए जा रहा था, और बड़े पापा, बड़े भैया और बड़ी भाभी जो के पास उनके कमरे से आने वाली आवाज़ों को सुन ही रहे थे। और अब बड़े पापा जिनका फेस तो रेडी हो चुका था, और भैया भाभी वो भी पास इधर उधर मुँह छुपा के हो ही चुके थे। और फिर पापा ने उनके रूम पे नॉक किया था, और अब वांगजी निकला। क्या है पापा, अब तो शादी हो गई है ना, अब हम जो मर्जी करें, आपको क्या है, कुछ करने नहीं देते। बड़े पापा प्लीज़ सेव मी, मुझे बचा लें। विशु जो के बेड पे लोट पोट होए जा रहा था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे प्यारे बेटे, क्योंकि ये मेरा बेटा जो है ना, मैं इससे खुद कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे माफ़ करना। और तुम मेरे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। शादी हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बेशर्मी का लाइसेंस मिल गया है, समझे तुम? खबरदार जो कोई आवाज़ मुझे बाहर आए, नहीं तो मैं तुम्हें फिर से उसी तरह थप्पड़ मारूंगा जैसे पहले मारता था। पापा उसे डांट के जा चुके थे, और वो भी खुश थे कि फाइनली उनके इस बूढ़े से बेटे की लाइफ में हैप्पीनेस आ ही चुकी है, और ये हैप्पीनेस अब हमेशा ही रहने वाली थी। और ऐसे ही हैप्पीनेस में उनकी लाइफ गुजरती जा रही थी, और गुजरते गुजरते तो 15 साल ही गुजर गए थे। और वांगी जो कि अब आईने के सामने खड़ा होकर अपने सफ़ेद बालों को कलर ही कर रहा था, और विंग उसकी तरफ देख के मुँह ही बनाए जा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, जितना मर्जी कलर करो, रहोगे तो तुम बुढ़े ही ना, बुढ़ा हस्बैंड कहीं का। और फिर वांजी ने उसकी तरफ देखा। देखो विशु, अभी भी तुम्हें मेरी जवानी का सबूत चाहिए? 5 बच्चों की माँ बन चुकी हो तुम, और बताओ कितना सबूत चाहिए मुझे? और ये बाल, ये तो बस ग्रेस है ना मेरी, और तुम क्या जानो, पागल लड़के कहीं के। ओह हेलो, मैं कोई पागल लड़का नहीं हूँ। मैं एक बहुत ज़्यादा मैच्योर और अच्छा समझदार सा लड़का हूँ, जिसने तुम्हारे 5 बच्चों को पैदा किया है, और शायद अब छठा भी आने ही वाला होगा। विंग जो कि अजीब अजीब मुंह बना रहा था, और उसका 2 साल का छोटा बेटा इधर उधर घूमे जा रहा था। मामा बॉल दो ना, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बॉल दो ना। तुम और तुम्हारा बाप कभी मुझे चैन से जीने नहीं देते। चलो पीछे हो जाओ, और अपनी बहन को जाके बोलो जल्दी से रेडी हो जाए, हमने आज शाम को घूमने जाना है। उसने अपनी बड़ी बेटी के बारे में बात की थी जो कि अब 14 साल की थी, और वो मुंह बनाते हुए आ चुकी थी। क्या है, जब देखो तुम्हारे मुंह पे 12 ही बजे रहते हैं, एकदम खड़ूस हो अपने बाप की तरह। मजाल है जो कोई अच्छी आदत और क्यूटनेस मेरे से ले लियो तुमने। मामा मैं परेशान हूँ। हाँ क्या परेशानी हो गया तुम्हें, बताओ मुझे, तुम्हारी तो परेशानी नहीं ख़त्म होती। वांजी पास चुपचाप देख रहा था विशु को अपनी बेटी से लड़ाई करते हुए। मामा आपको पता है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो वो एक लड़का मुझे फॉलो करता है, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, मैं क्या करूँ? क्या करोगी तुम? अपने पापा को बताओ ना, वो तुम्हारे पापा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो देखना सबको हैंडल कर लेंगे, और मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद इतना ज़्यादा वीक हूँ। तुम समेत मैं अपने सारे बच्चों को संभालूं, या अपने इस नए आने वाले बच्चे का ख्याल रखूं? विंग ने अपने बड़े से पेट की तरफ देख कर मुँह बनाया था, और ये वांगजी की जवानी का प्रूफ उसके दिए हुए तोहफे थे जो कि ख़त्म होने का नाम ही ले रहे थे। और अब उसने सोच लिया था बस ये आखिरी बच्चा, उसके बाद तो वो बिल्कुल सब बंद करा देगा, ऑपरेशन करा लेगा, अपना नहीं वांगजी का। हाँ बिल्कुल, कोई बच्चे नहीं चाहिए उसे। अरे कितना पेन होता है उसे, क्या ही पता। वो बात सोच रहा था, और बेटी अभी तक उसका मुंह देख रही थी। मामा मेरी हेल्प करें आप, मुझे नहीं पता, और मैं पापा से क्या बोलूँ, वो तो खुद बूढ़े हो चुके हैं। और अब वांगजी ने उसे घूर के देखा था। ए मेरी बात सुनो, तुम इधर आओ जूली। क्या है पापा? ये पकड़ो। वांगजी ने उसे कुछ दिया ही था। ये क्या है? पेपर स्प्रे है, और हाँ ये भी लो। अब उसने उसे छोटा सा नाइफ भी दे दिया था। ये किस लिए? मैं क्या किसी का मर्डर करने जा रही हूँ? हाँ कर देना मर्डर, जो तुम्हें बुरी नज़र से देखे कोई भी हो कर देना, और तुम्हारा बाप आगे संभाल लेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी कमज़ोर हो या दूसरों का सहारा ढूंढे, समझ रही हो तुम किसी से नहीं डरोगी। वो जो भी है करीब आए तो उसका मुंह तोड़ देना, और ज़्यादा करीब होने की कोशिश करे तो बेशक इस चाकू से उसका गला ही काट देना। और ये पेपर स्प्रे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। तुम्हारी मामा या मैं हर टाइम तुम्हारे साथ नहीं हो सकते, और ना ही कोई और।
तुम्हें अकेले सर्वाइव करना है। तुम एक स्ट्रॉन्ग लड़की हो, समझ गई तुम? तुम्हें डरना नहीं है और जो भी होगा देखा जाएगा। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज डरोगी तो हमेशा डरती रहोगी। आज आगे से फाइट बैक करोगी तो कोई दोबारा तुम्हें तंग करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। समझ गई तुम? और बात बात पे ये रोना पीटना मचा के मेरे या अपने मामा के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ गई तुम? किसकी बेटी हो तुम? लैन वांग जी की। और हम लैंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, पोजेसिव होते हैं, लेकिन उतने ही ज़्यादा बुरे होते हैं अपने साथ बुरा करने वालों के लिए। समझ गई तुम? जी पापा। गुड गर्ल। और अब जाओ और जो भी तुम्हारे सामने आए उसे बता दो कि तुम कौन हो। और अब जूली चाय चुकी थी और मुस्कान उसकी तरफ देख रहा था। ये तुम हमारी बेटी को कौन से सबक पढ़ाए जा रहे हो? वो भी सिर्फ 14 साल की है। हाँ, सही सबक पढ़ा रहा हूँ, वो सबक जो तुमने नहीं पढ़े थे। अगर तुम्हें कोई सिखाने वाला होता तो कभी तुम्हारे साथ वो सब नहीं हुआ होता जो कि हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने भी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया विशु। मैं कितना बुरा था ना, मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। और मैं तुम्हारा मेट था, तुम्हारा हस्बैंड था, इसके बावजूद मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। नहीं, आपने कोई बुरा नहीं किया। आप ऐसे क्यों ही पुरानी बातें याद कर रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सच कहने दो, यही सच है। आज जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उससे कोई लड़का फॉलो करता है तो जानते हो मुझे कितना ही बुरा लगा, कितना ज़्यादा दुख हुआ मुझे। और मैंने फील किया कि ये सब तो मैं भी करता था ना। तुम मेरे पास थे, मेरे घर में थे और मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन वो हो चुका है ना। और वो क्यों ही हुआ था? क्योंकि तुम्हें किसी ने बताया नहीं था। लेकिन मेरी बेटी ऐसे नहीं है। मैं उसे सब बताऊंगा और सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि बाकी सब बच्चों को भी बताऊंगा कि उन्हें अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। वो तुम्हारे बच्चे ज़रूर हैं विशु, लेकिन वो तुम्हारे जैसे नहीं बनेंगे। तुम अब बदल गए हो, तुम बच गए थे, लेकिन हर किसी की किस्मत में बच जाना नहीं होता। और मैं नहीं चाहता जो कुछ तुमने देखा है, जो कुछ तुमने सहा है, वो हमारे बच्चे भी सहें। आई एम प्राउड ऑफ यू वांग जी, आप सच कह रहे हो। हाँ, सही बोल रहे हो आप। मैं सच में बहुत ज़्यादा पागल था, बेवकूफ़ था और शायद मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ। हमारे बच्चे तुम्हारी तरह पागल और बेवकूफ़ नहीं होंगे कि कोई भी उन्हें कुछ भी बोल के बस उनके साथ डिंग डोंग कर ले। हाँ, बस कोई किसी ने नहीं किया मेरे साथ डिंग डोंग, समझ आई ना आपको? बस आपने किया और आपने फ़ायदा उठाया और आप एकदम से लेक्चर देना शुरू हो गए और एक के बाद एक बच्चा भी पैदा करवाना शुरू कर दिया। छोटा बच्चा जो कि फिर से बॉल मांगने आ रहा है। एक दफ़ा और जो देख नहीं रही मैं तुम्हारे पापा से लड़ाई कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? फ़ायदा किसने उठाया था? आपने फ़ायदा उठाया था और आप अपनी बेटी की बारी आई तो कैसे उसे लेक्चर दिए जा रहे हो? देखा कितनी ज़्यादा मिर्चें लगती हैं। और खबरदार जो मुझे पागल और बेवकूफ़ बोला, पागल और बेवकूफ़ मैं आपकी वजह से था। तुम्हारे पास था ना, मैं बोला मुझे और तुम मुझे समझा नहीं सकते थे, बता नहीं सकते थे। अच्छे बुरे के बारे में कुछ भी तुमने मुझे नहीं बताया। हाँ, बस यही बताया ये वाइट ब्लड आ रहा है, प्यार की कमी हो गया है, ये यहाँ बस, और कुछ नहीं किया तुमने। और अब देखो कैसे लेक्चर दिए जा रहे हो। अच्छा, सॉरी सॉरी, चुप हो जाओ, क्या ही बोले जा रहे हो? बच्चे सुन रहे हैं। हाँ, तो सुनने तो उनको भी पता चले। बच्चों की नज़र में अच्छा बनने वाला बाप अपनी वाइफ के लिए कितना ज़्यादा ठरकी और फ्लर्टी है, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरा है, जो कि अपनी वाइफ को आज तक छोड़ता ही नहीं है। उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, टांगे कब्र में है। हे, कौन सी टांगे कब्र में है मेरी? अच्छा हाँ, वो मैंने ज़्यादा बोल दिया। हाँ, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसकी जवानी का भूत ही नहीं उतरा। एक के बाद एक बच्चे पैदा करवाए जा रहे हैं। चुप हो जाओ वीशु। क्यों चुप हूँ मैं? नहीं चुप हूँगा मैं। हाँ, आप देखो, मैं बता रहा हूँ ये लास्ट बच्चा है, इसके बाद कोई एक और बच्चा हुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अच्छा पापा चुप हो जाओ। नहीं, मैं क्यों चुप हूँ? चुप हो जाओ, वो तुम्हारे बच्चे पीछे खड़े सब सुन रहे हैं। विशु ने पीछे मुड़ के देखा था और उसके सारे छोटे मोटे से बच्चे बस उसकी बातें सुन के बस आंखें मुंह खोले अजीब सी हालत में खड़े थे। और विशु ने कहा, अरे कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जाओ तुम सब खेलो, मैं बस तुम्हारे पापा से हमें लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था। जाओ यहाँ से, सब खेलो, जाओ जाओ, शाबाश, चले जाओ।
वो शान ने बच्चों को भेज दिया था और अब वो बस दोबारा से मुंह बना के बैठ चुका था। पता नहीं बच्चे क्या ही सोचेंगे उसके बारे में, उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था। और वांग जी उसके करीब आ गया। क्या हुआ मेरे एंग्री चटर पटर करने वाले बर्ड? बोला था ना सोच समझ के बोला करो। अच्छा सही है, मुंह नहीं बनाओ, अब नहीं पैदा करवाऊंगा ना बच्चे, बस ये लास्ट है। हाँ ठीक है, अब और होंगे भी नहीं, मैं ऑपरेशन करवा लूँगा। अरे नहीं, तुम ऑपरेशन क्यों ही करवाओगे? अपना नहीं तुम्हारा, पागल कहीं के। ओके पापा, जैसे तुम बोलो वैसे ही होगा, मैं तो डिंग डोंग वाली मशीन ही कटवा दूंगा तुम बोलोगे तो। अरे पागल हो गए हो क्या? फिर हमारा क्या होगा, रात को डिंग डोंग कैसे करेंगे? विशु एकदम से बोला था और फिर वो बहुत ही स्माइल करने लगा और वांग जी बस उसे देख ही रहा था। पागल कहीं के, मेरा पागल सा छोटू सा क्यूट सा विशु, आई लव यू। बस ऐसे ही रहना और आप दोबारा मुझे छोड़ के नहीं जाना। हाँ नहीं जाऊँगा, बिल्कुल नहीं जाऊँगा। मेरे बुड्ढे हस्बैंड, लव यू टू।